चंद्रपुर राज्य का राजा था चंद्रभान। बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा था वह। प्रजा अपने राजा का बहुत आदर करती थी। कुल मिलाकर राजा और प्रजा दोनों ही प्रसन्न थे। आर्थिक व्यवस्था राज्य की अच्छी होने के कारण प्रजाजन की आर्थिक स्थिति भी ठीक थी। आसपास के राज्यों से भी राजा के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। राजा इन सब बातों से बहुत सुखपूर्वक राज कर रहा था, पर उसके जीवन में एक बहुत बड़ा गम था कि उसकी अभी तक भी कोई संतान नहीं थी। उसका यह दुख उसको बेचैन रखता था। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत गए और आखिर किस्मत से एक दिन वह एक सुंदर से बालक का पिता बन ही गया। राजा तो राजा, प्रजा भी इस समाचार से बहुत प्रसन्न थी। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा। प्रजा जैसे अपने राजा से स्नेह रखती थी, राजकुमार से भी रखती थी। पुत्र प्राप्ति कुछ देर से ही हुई थी चंद्रभान को, तो राजकुमार जिसका नाम सौम्य रखा गया था, उसकी बहुत ही लाड़ और प्यार से परवरिश हो रही थी। नतीजा यह हुआ कि पता ही नहीं चला कि सौम्य में बहुत सी बुराइयों ने घर कर लिया था। आए दिन प्रजा दरबार में सौम्य की शिकायतें लेकर आने लगी। वक्त के साथ सौम्य में अहंकार ने भी जगह बना ली। वह अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता था। उसको लगता कि हर किसी को उसे इतना सम्मान देना चाहिए कि जैसे वह भगवान हो। परंतु मन ही मन सबके मन में राजकुमार के प्रति बहुत ही कड़वाहट भर गई थी। हालात इतने बिगड़ गए कि अब राजा को भी चिंता हो गई कि ऐसे व्यक्तित्व के इंसान को राजा कैसे बनाया जाएगा। प्रजा तो सुरक्षित ही नहीं रहेगी। प्रजा के सामने चंद्रभान का शीश ही झुक गया था सौम्य के कुकृत्यों के कारण। आखिरकार तंग होकर चंद्रभान ने सभी मंत्रियों के सामने अपनी चिंता जाहिर की और समाधान निकालने के लिए कहा, क्योंकि यदि राजकुमार के हालात यही रहे तो राज्य का भविष्य खतरे में नजर आ रहा था। उनमें से एक मंत्री ने सलाह दी, राजन, यहाँ लाड़ प्यार ही मिलता है, क्यों ना राजकुमार को गुरुकुल भेज दिया जाए। वहां के अनुशासन का अवश्य ही राजकुमार पर अच्छा असर पड़ेगा और उनमें बदलाव भी आएगा। मंत्री की बात चंद्रभान को बहुत पसंद आई। राज्य और राजकुमार के सुंदर भविष्य की कामना करते हुए चंद्रभान ने तुरंत सौम्य को गुरुकुल के लिए रवाना किया और गुरुकुल के प्रधान गौरंगाचार्य को राजकुमार से संबंधित जो भी समस्याएं थी उनसे उनको अवगत कराया। गौरंगाचार्य ने सारी बात सुनकर राजा को संदेश भिजवाया कि राजन, बिल्कुल भी चिंता न करें, सौम्य अपने नाम के अनुरूप अवश्य हो जाएगा एक दिन। गौरंगाचार्य का बहुत नाम था, इसलिए राजा इस संदेश से चिंता मुक्त हो गया। उधर गुरुकुल में अगले दिन सुबह ही आचार्य का एक शिष्य सौम्य के पास आया और बोला, अपने भोजन की व्यवस्था कर लेना। सौम्य बोला, कैसे? शिष्य बोला, भिक्षाटन से। सौम्य बोला, कभी नहीं, मैं भिक्षाटन को नहीं जाऊंगा। शिष्य सौम्य की बात का कोई जवाब दिए बिना ही चला गया। धीरे धीरे शाम हो गई और फिर रात आई। भूख तो कभी देखी ही नहीं थी सौम्य ने। राजकुमार जो ठहरा, भूख से सौम्य बेहाल हो गया, पर उसके लिए भोजन की व्यवस्था किसी ने नहीं की। जब सुबह हुई तो सौम्य चुपचाप भिक्षा के लिए चला गया। सौम्य का स्वभाव इतना खराब था कि किसी ने भिक्षा दी और किसी ने मना कर दिया। इसलिए उस दिन रूखा सूखा जो भी मिला वह उसी भोजन को लेकर जल्दी से गुरुकुल पहुंचा। भूख से बेहाल सौम्य जल्दी जल्दी भोजन करने बैठा। उस दिन उसे आधा पेट भरकर ही संतुष्ट होना पड़ा, जबकि साथ ही शिष्यों के पास पर्याप्त भोजन था। स्वभाव का प्रभाव क्या होता है, धीरे धीरे सौम्य को समझ आने लगा। 5-7 दिन आधे पेट रहकर सौम्य की भाषा भी अब मधुर होने लगी थी।
सौम्य का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। गुरुकुल के और भी बहुत से नियम थे। शुरू शुरू में सौम्य को करीब करीब हर नियम से परेशानी होती, परंतु अनुशासन में रहना उसकी मजबूरी थी और धीरे धीरे हर अच्छी आदत उसके व्यवहार में आने लगी और देखते देखते सौम्य में बहुत से परिवर्तन होने लगे। आचार्य लगातार सौम्य पर नजर बनाए हुए थे। एक दिन गौरांगाचार्य ने सौम्य को सुबह सुबह अपने पास बुलवाया और अपने साथ चलने के लिए कहा। दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते भर आचार्य सौम्य से बातें करते रहे। बातें करते करते वो एक बहुत सुंदर उपवन में पहुंचे। सौम्य की बातों से आचार्य खुश थे। उन्होंने सौम्य से कहा, तुम बहुत मेधावी हो, आगे चलकर तुम्हें अपने पिता का राजपाट संभालना है, इसलिए तुम्हें बुद्धिमान और विनम्र होना ही चाहिए। अपने आप में परिवर्तन करके तुम्हें एक अच्छा मनुष्य बनना ही चाहिए, जो तुम बन सकते हो। एक एक करके अपनी सारी बुराइयों पर विजय पाओ। फिर आचार्य बोले, उपवन से कुछ पुष्प तोड़ लाओ, पूजा के लिए चाहिए। सौम्य गया और कुछ पुष्प तोड़ लाया। अब आचार्य बोले, वो जो नीम का पेड़ है सामने, उस पेड़ से नीम की कुछ पत्तियां भी तोड़ लाओ। सौम्य गया और एक मुट्ठी में नीम की कुछ पत्तियां तोड़ लाया। आचार्य बोले, इस टोकरी में से एक गुलाब उठाओ और सूंघो। सौम्य ने टोकरी से एक गुलाब उठाया और उसको सूंघा। आचार्य जी ने पूछा, सौम्य, तुम्हें गुलाब कैसा लगा? सौम्य बोला, गुलाब देखने में जितना सुंदर है, खुशबू भी उतनी ही अच्छी है। मुझे गुलाब बहुत अच्छे लगते हैं। आचार्य जी बोले, अब ये नीम के पत्ते खाओ। सौम्य ने कुछ पत्ते मुंह में रखे और उनको खाने लगा। आचार्य ने पूछा, कैसा लग रहा है? सौम्य बोला, ये पत्ते बहुत कड़वे हैं, मुंह का स्वाद बिल्कुल बिगड़ गया है। यह कहकर सौम्य परेशान सा इधर उधर देखने लगा कि उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। आचार्य जी से आज्ञा लेकर सौम्य तालाब की ओर दौड़ा और पानी पिया। अब सौम्य कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। पानी पीकर जब सौम्य वापस आया तो देखा आचार्य उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सौम्य बोला, क्या हुआ आचार्य जी? आचार्य बोले, तुम अब फर्क खुद देख लो। जहाँ गुलाब की सुंदरता और खुशबू से तुम्हारा मन मस्तिष्क प्रसन्न हो गया, वहीं नीम की कड़वाहट से तुम कितने व्याकुल हो गए। गुलाब की तुमने कितनी तारीफ की, जबकि नीम की बुराई की। इसी प्रकार मनुष्य के गुणों की प्रशंसा होती है और अवगुणों की निंदा। तुम अगर अपनी प्रजा के हृदय में जगह पाना चाहते हो, उनका सच्चा प्रेम और उनसे सच्चा आदर पाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने भीतर अच्छाइयां विकसित करनी ही होंगी। सद्गुण ही मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाते हैं। इस प्रकार आचार्य की दी हर सीख पर अमल करते हुए कुछ वर्ष गुरुकुल में बिताने के बाद एक अच्छा इंसान बनकर सौम्य राजमहल लौट आया। राजा और प्रजा को अपने राजकुमार में ऐसा परिवर्तन देखकर सुखद अनुभूति हुई। आचार्य ने एक निर्मम और कुटिल राजकुमार को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया था। सच ही है, इंसान के गुण ही उसकी पहचान है। सच्चा प्रेम और आदर उसी को मिलता है जो सच में गुणवान होगा।